चलो भैया, तो आज हम बात करते हैं किसकी, मैंगो आइन इफेक्ट, कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन मतलब आम, आम मीन्स मैंगो, तो इसको मैंगो आइन इफेक्ट भी कहते हैं, या कॉमन आइन इफेक्ट। थोड़ी स्पीड कम कर। अच्छा देखिए, व्हाट इज कॉमन आइन इफेक्ट। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट दो किस्म के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में थोड़ा सा डिजोल्व होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में ज्यादा डिजोल्व होता है। ठीक है, तो वही बारिश वाला हिसाब है, थोड़ी बारिश आएगी थोड़ा पानी होगा, ज्यादा बारिश आई तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है कि जितना जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो पानी में ज्यादा डिजोल्व होगा, जो वीक होगा वो कम डिजोल्व होगा। ये दो बातें हैं। ठीक है, तो फर्क क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट के दो किस्म होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट दो किस्म की होंगी, एक स्ट्रांग, दूसरा कौन सा, वीक। ठीक है, अब स्ट्रांग और वीक में आपको कैसे पता चलेगा, देखिए हम उसको पानी में डिजोल्व करेंगे। जो आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा, पानी के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, पार्शियली डिजोल्व होगा। ठीक है, पार्शियली डिजोल्व होगा तो इसको हम कहेंगे स्पैरिंगली सॉल्युबल, यानी लेस सॉल्युबल। अदर वर्ड्स में स्पैरिंगली सॉल्युबल, यानी पानी में ये कम डिजोल्व होगा। ठीक है, पानी में ये क्या होगा, कम डिजोल्व होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है, से आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सॉलिड था, हमने इसको पानी में डिजोल्व किया, इसकी सॉल्यूशन बन गई, सिल्वर आइन बना, क्लोराइड आइन बना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, ये एक सेपरेट डब्बे में पड़ा हुआ है, इसकी सॉल्यूशन हमने बनाई। ठीक है, ये एक डब्बे में पड़ा हुआ है। ठीक है, पर ये क्या है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएगा कि पार्शियली होगा, पार्शियली होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक और डिब्बे में पोटेशियम क्लोराइड लिया जो कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको भी पानी में डिजोल्व किया, ये भी पानी में डिजोल्व हुआ, बना क्या, पोटेशियम आइन। सॉलिड क्यों लिखा हमने, एक्वस यानी पानी में गल गया, एक्वस यानी पानी में डिजोल्व हो गया, तो पोटेशियम आइन बनेगा और क्या बनेगा, क्लोराइड आइन। ये भी पानी में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये स्ट्रांग है, ये एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, थोड़ा सा दोनों की स्टेबिलिटी में कंपेयर करते हैं। ठीक है, हाँ वो कर लेंगे, नेहा कर लेंगे बेटा, ये छोटी सी टापकी है तो इसको पहले करते हैं, इस वजह से मैंने ये कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, कंप्लीटली डिजोल्व होगा कि पार्शियली, यानी इसकी इस साइड पे क्या होगी, लो कंसंट्रेशन, यानी इसकी जो आयनिक कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, लो होगी, और इसकी आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि ये एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है जो ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। अब दोनों की स्टेबिलिटी काउंट करें कि पानी में सिल्वर आइन ज्यादा टिक नहीं पा रहा, तो लेस स्टेबल है, लेस कंसंट्रेशन है, तो ये किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, इस फॉर्म में ज्यादा, अनडिजोल्व फॉर्म में। इधर बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड, जब ये एक दूसरे बीकर में पड़े हुए हैं तो इनकी बात करें तो ये अच्छी खासी अमाउंट में मौजूद हैं, यानी पोटेशियम आइन आयनाइज फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है पानी में एज कंपेयर टू द अनआयनाइज फॉर्म। ठीक है, तो फर्क क्या हुआ, अब क्लोराइड तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी किसकी में फर्क है, सिल्वर और पोटेशियम आयन की, या इन दोनों के क्लोराइड आयन की रिएक्टिविटी में फर्क होगा, किस में फर्क होगा, सिल्वर और पोटेशियम, इन दोनों में रिएक्टिव ज्यादा कौन है, सिल्वर ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा है, सिल्वर ज्यादा है ना, वो पीछे कौन जा रहा है, इस विथ रेस्पेक्ट टू दिस देखें। ठीक है, हमने पानी में डिजोल्व किया, अभी रिएक्शन कोई नहीं हुआ। ठीक है, हमने जस्ट इनको पानी में डिजोल्व किया है। ठीक है, तो
होगा क्या कि ये जो क्लोराइड आयन है जो दोनों में मौजूद है, ये क्लोराइड आयन क्या है, क्लोराइड आयन जो है इसको हम कहेंगे कि कॉमन है, कॉमन आयन है, किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी और वीक में भी। हमने क्या किया, हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, इसको भी इसके अंदर डाला, इसको भी इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या चीज होगी, अब ये होगा कि सिल्वर क्लोराइड सॉलिड स्टेट में, इसी के अंदर क्या मौजूद है, सिल्वर आयन, इसी के अंदर क्या मौजूद है, क्लोराइड, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हमने इसके अंदर और सॉल्यूशन डाली, पोटेशियम क्लोराइड, जिसको पानी में डिसोल्व करने पे क्या मिला, पोटेशियम आयन, और क्या मिला, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन कॉमन आयन है, तो ये आयन जो है इसको जरा देखें हम, तो ये पोटेशियम आयन जो है स्टेबल है इस फॉर्म में, ठीक है, ये इधर जाने की जहमत नहीं कर रहा। पर सिल्वर आयन को देखें तो ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। अब जैसे ही क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो पोटेशियम इधर क्लोराइड आयन भी तो आ गया है ना, तो जैसे ही क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्शन में आएगा, ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्शन में आएगा। एक्शन में आएगा तो क्या होना चाहिए, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो रिएक्ट ज्यादा करेगा, या जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। किस आयन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, सिल्वर की या पोटेशियम की, सिल्वर की ज्यादा है। तो सिल्वर, ये जो हमने एक्स्ट्रा जो ये क्लोराइड आयन आए हैं, ये सिल्वर के साथ मिलके इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को और कम करेंगे, यानी इसकी आयनाइजेशन जो इधर हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट बढ़ेगी तो ये जो क्लोराइड आयन यहां से आया, क्योंकि पोटेशियम स्टेबल है, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है, इशू किसको है, सिल्वर को। तो जैसे ही क्लोराइड आयन बढ़ जाएंगे, जैसे ही क्लोराइड आयन बढ़ जाएंगे तो वो स्ट्रेस डेवलप करेंगे किस पे, सिल्वर आयन पे, कि भाई हमसे कंबाइन हो जा, हमसे कंबाइन हो जा, और हो जाएगा, और आपको अनआयनाइज यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म में सिल्वर क्लोराइड मिलना शुरू हो जाए। पॉसिबल है कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, वरना ये रिएक्शन जो है किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों केसेस में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पर ज्यादा किसका जाएगा, सिल्वर का कि पोटेशियम का, सिल्वर के केस में ज्यादा जाएगा। हम क्या कहेंगे कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है जब हम इसकी सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जिसमें कॉमन आयन। जब इसकी सॉल्यूशन में हम ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें कॉमन आयन हो, तो दोनों में कॉमन आयन क्या है, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कॉमन आयन कहते हैं, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, कॉमन इफेक्ट, यानी द lowering में या डिक्रीज इन solubility of weak electrolyte by adding strong electrolyte having at least one common ion, जिसमें कम से कम एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो इस डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन आयन। फिर चलें बुक पे आते हैं, बुक क्या कहता है। बुक कह रहा है कि इन प्रीवियस सेक्शन वी स्टडीड द अबाउट प्रेसिपिटेशन, ये उसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। इधर इसकी बात क्या है कि कंसीडर द इक्विलिब्रियम सेटल्ड व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन वाटर। कि हमने क्या किया कि सिल्वर क्लोराइड की सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पानी में क्या किया, प्रिपेयर किया। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है, देखिए अगर आपके पास सॉल्यूट है, आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड रहेगी। सॉल्यूशन क्या रहेगी, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो हर सॉल्यूट की एक फिक्स सॉल्युबिलिटी होती है गिवन टेम्परेचर पे, उससे ज्यादा ग्राम वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो सैचुरेशन पॉइंट आएगी, फॉर एग्जांपल अगर इसके सिल्वर क्लोराइड के 5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, तो आपके पास 7 ग्राम है, आपके पास कितने हैं, 7 ग्राम। डिसॉल्व कितने होंगे, 2 सॉलिड की फॉर्म में रह जाएं। आप जितना मर्जी चम्मच को हिला लें, पर वो जो 2 ग्राम अनडिसॉल्व रह जाएंगे, बच जाएंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि पानी इस टेम्परेचर पे और ज्यादा ग्राम डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। खाली कितने कर पाएगा, 5, हमारे पास कितने हैं, 7, तो 2 ग्राम जो है वो अनडिसॉल्व रह जाएंगे। हम कहेंगे तो जब 1 ग्राम डिसॉल्व किया हमने, तो 4 ग्राम फर्दर डिसॉल्व हो सकते हैं ना। तो जब तक सॉल्यूशन ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व कर सकती है या कर रही है, सॉल्यूशन कौन सी होगी, अनसैचुरेटेड होगी।
जैसे ही वो डिसॉल्व करना बंद कर दे, यानी हमारे पास अब कौन सी सॉल्यूशन है, हमारे पास अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी a solution which cannot absorb more amount of solute at given temperature। ऐसी सॉल्यूशन जो ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व ना कर सके तो अनसैचुरेटेड, करना बंद कर दे तो यानी अनसैचुरेटेड अब क्या हो गई है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। तीसरी होती है कि आपने क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को उठा के गर्म करना शुरू किया। गर्म करने से आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सी बन जाएगी, आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, सुपर सैचुरेटेड। तो तीन किस्म होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड। तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड की सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, हमारे पास 7 ग्राम है, तो 5 ग्राम जो है वो आयनाइज हो जाएंगे, 2 ग्राम जो है वो अनआयनाइज, 2 ग्राम क्या होंगे, अनआयनाइज, यानी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है। If we add some amount of soluble salt like sodium chloride or potassium chloride, ठीक है, which has chloride ion in common to silver chloride, कि अगर इसमें हम सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में कॉमन क्या है, क्लोराइड आयन। ठीक है। तो उससे क्या होगा, what will happen in Le-Chatelier's principle perspective, कि the increase in chloride ion concentration in the solution produces a state on silver chloride equilibrium to reduce this effect satisfactorily. The excess of chloride ion reacts with some silver ions and shift the equilibrium to left hand and form precipitate of silver chloride। कि अब ये होगा कब, देखिए अगर आपके पास दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है उसमें डिफरेंस होना चाहिए, जो कम सॉल्युबल होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा डिक्रीज होगी, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा उसकी सॉल्युबिलिटी पे फर्क आप कहें कि नहीं पड़ेगा या थोड़ा पड़ेगा, नोटिसेबल नहीं पड़ेगा, पर ज्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी पे ज्यादा फर्क पड़े। तो अब आगे क्या कहता है भाई कि कंक्लूसिवली सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस इफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड, यानी सोडियम क्लोराइड की बात नहीं हो रही, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके कंट्रारी उसके बरक्स जो सिल्वर क्लोराइड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब दोनों की सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाएगा तो क्लोराइड आयन जो स्ट्रेस अप्लाई करेगा या जो स्ट्रेस जो है इंपोज करेगा वो किस पे ज्यादा करेगा, सिल्वर आयन। तो सिल्वर आयन के साथ कंबाइन होके वो अनडिसोसिएटेड सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, यानी इसकी जो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम को कहां धकेलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सो इस इफेक्ट को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि भाई टू डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble salt in solution by addition of highly soluble salt which with one common ion refers to as common ion effect. Since common ion effect is related to lowering the solubility of slightly soluble वही होगा weak electrolyte, ठीक है, salt in the precipitation formation, it plays versatile role in many areas, analytical chemistry such as buffering of solutions, purification of salts, soap precipitation, other quantitative and qualitative analysis। कि इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली जो हमारे काम की जो हमारे लेवल तक जो इसका इंटरेस्ट है दैट इज साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस, जो साल्ट होता है, साल्ट कोई भी हो, सोडियम क्लोराइड है जैसे साल्ट है, तो इसका जो पॉजिटिव रेडिकल है, इसका जो नेगेटिव रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल को कहते हैं बेसिक रेडिकल, क्योंकि ये बेस से आता है, यानी किसी भी साल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो बेस से आता है, तो उसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एसिडिक रेडिकल, नेगेटिव पार्ट को एसिडिक रेडिकल। ठीक है। तो साल्ट में एसिडिक रेडिकल कौन सा है, बेसिक रेडिकल कौन सा है, इसको साल्ट एनालिसिस कहते हैं। कि साल्ट में एसिड और बेसिक रेडिकल को एनालाइज करना कि इनमें कौन कौन से रेडिकल्स मौजूद हैं। तो कैसे पता चले कि अब देखें ये लेस सॉल्युबल साल्ट हैं, ठीक है, पानी की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है 100 मिलीलीटर, इनकी अमाउंट बहुत थोड़ी उसमें डिजोल्व होती है, तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, वो हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि थोड़ी सी अमाउंट इनकी डिजोल्व होती है। फिर हम कॉमन आयन इफेक्ट जब यूज करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो इनका जो एक्स्ट्रा साल्ट बनेगा वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, वो प्रिसिपिटेट बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट जब जाहिर होंगे तो उनके कलर से हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा एसिड या कौन सा बेसिक रेडिकल मौजूद था। तो इसको हम जो इंटर लेवल तक जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं उनमें साल्ट एनालिसिस यूज करते हैं। व्हाट इज साल्ट एनालिसिस? टू डिटरमाइन what type of positive radical or basic radical is present in the salt, and what type of negative radical or acidic radical is present in the salt. salt में दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव बेस से आता है, इस वजह से उसको बेसिक रेडिकल कहते हैं, और नेगेटिव पार्ट कहां से आता है? एसिड से, इसलिए उसको क्या कहते हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है, बेस होता है। HCl कहां से, क्लोरीन कहां से आता है? HCl। तो ये एसिड से आया, ये बेस से आया। इसको मैं सेव करता हूं। सो नथिंग इज लाइंग इन दिस, कि यही बात है। सिंपल सी बात ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है जब उसमें क्या करें, एक और वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करें या एक और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करें, उसके साथ उसमें क्या होना चाहिए? एक कॉमन आयन होना चाहिए। भले वो पॉजिटिव आयन हो, भले वो नेगेटिव आयन हो, पर एटलीस्ट एक कॉमन आयन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जो कम डिसॉल्व होने वाला साल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी फर्दर जो है वो क्या होगी जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही कॉमन आयन इफेक्ट है। इसमें कोई बेटा प्रॉब्लम? जल्दी बताएं। इसमें कोई स्पेरिंगली मींस लेस सॉल्युबल बेटा, स्पेरिंगली मींस लेस सॉल्युबल। चले अभी हम आते हैं आपकी जो है वो क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये क्या होती है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, ये इफेक्ट ऑफ चेंज है। अच्छा, इसमें एक और चीज रह गई, ये एप्लीकेशंस, वो कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ लीचेटलियर प्रिंसिपल किधर गया भाई? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यही है ना? ये कुछ और है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, ये तो वो है। अच्छा, यही है। अब एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन किसकी? लीचेटलियर प्रिंसिपल की। ये लीचेटलियर प्रिंसिपल को हम कैसे अप्लाई करें? ठीक है, देखिए कुछ कंडीशंस जो हैं, कुछ कंडीशंस लीचेटलियर की जो हमें बताई गई हैं वो अप्लाई हो जाती हैं, कुछ जो है वो रिएक्शन को फेवर नहीं करती। तो हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन मिली हुई है कि अगर हम हेबर प्रोसेस से अमोनिया प्रोड्यूस होता है, अगर अमोनिया प्रोडक्शन में इसको हम इन्वॉल्व करते हैं लीचेटलियर प्रिंसिपल को, तो कितनी बातें सही साबित होती हैं और कितनी बातें गलत साबित होती हैं, तो इसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, पहली बात ये देखें, द रिएक्शन इज व्हाट? एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे क्या है बेटा? नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, न्यूमेरिकल बेटा कल कराएंगे, सारों के जो है ना कंबाइन कराएंगे। ठीक है, ये आज थ्योरेटिकली पूरा कर ले। तो अच्छा, दूसरी बात, प्रोडक्ट साइड कितने मोल हैं? 4 मोल। रिएक्टेंट साइड कितने मोल हैं? 2, सॉरी, रिएक्टेंट साइड 4 मोल और प्रोडक्ट साइड 2 मोल। ठीक है, तो अगर हम लीचेटलियर प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करें तो नंबर पहली बात, क्योंकि कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या हो कि हम किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा करें कि हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिले? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। तो पहली कंडीशन ये है कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की। अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अमोनिया की यील्ड क्या हो जाएगी? ज्यादा मिलेगी। एक और कंडीशन भी है, आर क्या? बाय रिमूविंग अमोनिया, कि जितना अमोनिया हम रिमूव करेंगे ये, तो उतना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम। अगेन रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे अमोनिया बनता जाएगा हम अमोनिया को निकालते जाएंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर से, जैसे जैसे निकालते जाएंगे बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ जाएगी। रिएक्टेंट किधर जाएगा? टुवर्ड्स प्रोडक्ट जाएगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं?
सो बाय अप्लाइंग लीचेटियर प्रिंसिपल हम ज्यादा अमोनिया कैसे बना सकते हैं? दे आर 3 कंडीशंस, बल्कि 4 कंडीशंस। बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ओनली, by increasing concentration of nitrogen only, by increasing concentration of both nitrogen and hydrogen, and what is the fourth way? By decreasing by removing ammonia from equilibrium। तो जितना अमोनिया हम निकालते जाएंगे उतना आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता जाएगा? तेज। तो ये हमें लीचेटियर प्रिंसिपल बता रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होना चाहिए? देखिए रिएक्टेंट साइड मोल ज्यादा है तो प्रोडक्ट में हमने भेजा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने कल पढ़ा था कि इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स इन अ डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। तो प्रोडक्ट साइड क्या है? कम मोल हैं क्या ज्यादा हैं? यानी प्रेशर इंक्रीज करने से कहां जाएगा? फॉरवर्ड में, ठीक है। तो भाई इंक्रीज इन प्रेशर जो है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी अमोनिया की तरफ ले जाएगा। तीसरी बात कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो भाई कल हमने पढ़ा था कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है इट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ एंडोथर्मिक या इट प्रोसीड्स इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, या ये जो है रिएक्शन को किस तरफ ले जाएगा? एंडोथर्मिक की तरफ, ठीक है। और डिक्रीज इन टेम्परेचर किसको फेवर करेगा? एक्सो को। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंक्रीज और डिक्रीज? लो टेम्परेचर के हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई? लो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, लो टेम्परेचर। अब इनमें कितनी बातें सही है और कितनी सही नहीं है? पहली बिल्कुल सही है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट वही होता है कि जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये बात एग्जैक्टली सही है, ये जो बात है वो एग्जैक्टली सही है। दूसरी बात, प्रेशर। अब गैसेज हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा कंप्रेशन पे एक्सप्लोड हो सकती है, तो वेरी हाई प्रेशर से हमने अवॉइड करना है। अगर वेरी हाई प्रेशर से अवॉइड करना है, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे रेट बढ़ता जाएगा, पर एक लिमिट आएगी जहां पे क्या होगा कि हाइड्रोजन एक्सप्लोड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा कंप्रेस उस रेंज से ज्यादा नहीं होगी। तो इसलिए एक ऑप्टिमम कंडीशन सेलेक्ट की जाती है। तो जो ऑप्टिमम प्रेशर इस रिएक्शन के डिसाइड किया हुआ है वो कितना है? 200 to 300 atm, 200 to 300 atm एक ऑप्टिमम प्रेशर है। यानी इस रेंज में अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि एक्सप्लोजन वाली वो नहीं होगी, और इस ऑप्टिमम प्रेशर पे आपको ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिलने के चांसेस होंगे विदाउट एनी साइड प्रॉब्लम, के बिना किसी और साइड नुकसान के आप अच्छी अमाउंट बना सकते हो किसकी? अमोनिया, ठीक है। तीसरी बात थी कि रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होना चाहिए। लो टेम्परेचर का एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। लो टेम्परेचर का एडवांटेज की बात करें तो गुड यील्ड मिलेगी आप, यानी परसेंटेज जो बनेगी, प्योरिटी की परसेंटेज वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। पर रेट जो है वो वेरी स्लो रेट होगा, वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक एडवांटेज क्या है कि आपको, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको 90% प्रोडक्ट मिल जाती है, हम कहेंगे बहुत अच्छी यील्ड है, ठीक है, पर वो बहुत ही स्लो हो रहा है, बहुत ही रिएक्शन क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। तो जाहिर है रिएक्शन पे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होती है, मजदूरों की शिफ्टें चलती हैं, बिजली जलती है, एनर्जी चाहिए इस सारे प्रोसेस को जो है चलाने के लिए। तो अगर रिएक्शन स्लो हो रहा है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसलिए टेम्परेचर की भी एक ऑप्टिमम कंडीशन क्या की जाती है? सेलेक्ट की जाती है, ठीक है। क्योंकि हम इसमें कैटालिस्ट भी यूज कर रहे हैं, तो कैटालिस्ट जो है उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 400 से 500। तो नॉर्मली अगर लो टेम्परेचर, अगर आपको बहुत अच्छी परसेंटेज चाहिए ना, विदाउट इंप्योरिटी, हाई यील्ड चाहिए, तो यू विल गो फॉर द लो टेम्परेचर। अगर आपको थोड़ी कंप्रोमाइजिंग प्रोडक्ट चाहिए पर जल्दी चाहिए, यानी थोड़ी ज्यादा अनरिएक्टेड गैसेस उसमें होंगी पर क्या होगा कि जल्दी बनेगी, तो अनरिएक्टेड गैसेस को आप सेपरेट कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। पर अगर रिएक्शन स्लो हो रहा है तो आपका इंतजार जो है वो मौत बराबर होता है। बुधा है ना आपने, इंतजार जो है वो मौत बराबर, ठीक है। तब इंतजार कौन करे कि भाई वेरी स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, जाहिर है फास्ट रिएक्शन जल्दी होता है, वेरी स्लो रिएक्शन तो आपको घंटों बैठ के इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, कि प्रोडक्ट बन जा, भाई मान ले बन जा, बनी नहीं रही। तो ये दो चीजें जो है आपकी हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हम यूज करते हैं, लो टेम्परेचर की जगह पे क्या यूज करेंगे?
400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यही लिखा हुआ है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें अगर कि इन द गिवन इक्वेशन 4 मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट यानी रिएक्टेंट साइड पे है, ठीक है, एंड 2 मोल्स ऑन द राइट साइड यानी प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन प्रेशर कांट शिफ्ट करेगा फ्रॉम द मोर मोल्स टू लेस नंबर ऑफ मोल्स यानी, ठीक है। रिएक्शन ऑन द राइट साइड फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस सिंस अ वेरी हाई प्रेशर मे डेंजरस फॉर द प्रोसेस, के ज्यादा प्रेशर अगर 300 से प्रेशर आप एक्सीड करते हैं तो ये प्लांट के लिए डेंजरस हो सकता है, आग लग सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है। हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल गैस है, उसको अगर और हाईली रिएक्टिव भी है, अगर एक्स्ट्रा आप क्या करोगे उसको कंप्रेस करोगे तो वो छोटी गैस होने की वजह से फट सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, एन ऑप्टिमम प्रेशर शुड बी सेटल्ड, कि इस वजह से हम अगर ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते, हम क्या करें कि एक ऑप्टिमम प्रेशर सेटल करें कि ये प्रोसेस जो है कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है और किस प्रेशर पे। तो ऑप्टिमम प्रेशर क्या डिसाइड किया गया, 200 टू 300। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, यहां तक इस पार्ट तक कोई दिक्कत के अगर आप प्रेशर का इफेक्ट हमने पढ़ा, ये तो हमें गाइड कर रहा था कौन, ली चैडलियर प्रिंसिपल, कि इस रिएक्शन में ली चैडलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, ली चैडलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होना चाहिए, ली चैडलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होना चाहिए, नंबर पहली बात कि कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की बढ़ाएं या प्रोडक्ट को क्या करें, रिमूव करें। दूसरी बात क्या, प्रेशर जो है वो बढ़ाना चाहिए पर वेरी हाई प्रेशर नहीं रख सकते। तो एक ऑप्टिमम प्रेशर क्या है, अब आपका जो ली चैडलियर प्रिंसिपल बहुत कहते हैं प्रेशर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, रेट बढ़ता जाएगा पर एक लिमिट आती है, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, बढ़ोगे तो डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो उसका एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज, मैंने आपको दोनों बातें बता दी। ली चैडलियर प्रिंसिपल कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, पर अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं तो प्योरिटी परसेंटेज बहुत ज्यादा, यील्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको हाई प्योरिटी में अमोनिया मोर देन 90% आपको मिलेगी, ठीक है। पर अगर जो है क्या कहते हैं, पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बिल्कुल स्लो होगा। अब दोनों चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि भाई परसेंटेज भी जो है वो प्योरिटी की परसेंटेज भी ज्यादा कंप्रोमाइज ना हो और रेट भी जो है बहुत ज्यादा स्लो ना रहे, तो एक टेम्परेचर डिसाइड किया गया जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 400 टू 500, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताएं बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, क्लियर, जल्दी बताएं। ओके ओके बेटा, थोड़ा नीचे आते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात वही है जो मैंने अभी आपको बताया, फिर भी एक मर्तबा बुक की लैंग्वेज को देख लेते हैं। बुक कहता है कि एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, a decrease in temperature shifts the reaction in right side favors the formation of ammonia, यानी टेम्परेचर लो होगा तो ठीक है, द लोअरिंग इन टेम्परेचर डू फेवर्स हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। वही बात कि जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैडलियर प्रिंसिपल आपको प्योरिटी ऑफ परसेंटेज ज्यादा मिलेगी, यील्ड ज्यादा मिलेगी, ठीक है। बट ऑन अदर हैंड इट स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ टेम्परेचर इज 400 टू 500, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसी चीज को सेटल करने के लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। कैटलिस्ट स्पीड अप करेगा किसको, रेट को, ठीक है। अब कैटलिस्ट का बेनिफिट क्या है, अब आप कहोगे कोई बेनिफिट है तो नहीं, आप कहोगे, मैं तो नहीं कहता, क्या अच्छा बेनिफिट क्या होगा, स्पीड अप ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो अमोनिया हम निकालते जाएंगे तो हमें बेनिफिट हो रहा है ना। कैटलिस्ट सिर्फ क्या नहीं करेगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम डिस्टर्ब करते हैं, कैसे, अमोनिया जल्दी बना हमने अमोनिया निकाल लिया, अमोनिया बना हमने निकाल लिया। अब अमोनिया स्लो बन रहा था, क्यों स्लो बन रहा था, टेम्परेचर लो था, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो हमने कैटलिस्ट यूज किया, कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया। तो जैसे जैसे जल्दी अमोनिया मिलेगा हम अमोनिया निकाल लेंगे, जैसे जैसे अमोनिया निकालते जाएंगे रिएक्शन खुद ब खुद प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता जाएगा। तो हमें ली चैडलियर प्रिंसिपल समहाउ क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन का इफेक्ट वही है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कि आप कंटिन्यूअसली इक्विलिब्रियम से अगर अमोनिया निकालते जाओगे तो क्या होगा, रेट बढ़ता जाएगा, ठीक है।
उसके बाद एडिशन ऑफ कैटलिस्ट की क्या बात है, ठीक है, कि कैटलिस्ट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन, के इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप फर्क कर सकते हो। कैसे? हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं ना, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन। तो हम अमोनिया निकाल लेंगे, क्या करेंगे, अमोनिया निकाल लेंगे। अगर अमोनिया निकालेंगे तो फिर क्या होगा, तो रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। भाई रेट क्या जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसमें कोई दिक्कत बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? उसके बाद नाउ इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, कल इसके प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? देखिए अगेन मैं आपको बताऊं कि वो साल्ट जो कम डिजोल्व होते हैं उनको लेस सॉल्युबल भी कह सकते हो, उनको स्पैरिंगली सॉल्युबल भी कह सकते हो। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है KSP से, KSP, के कांस्टेंट, SP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, सच एज बुक ने कौन सा एग्जांपल दिया हम उसकी बात करते हैं, ये दिया बेरियम सल्फेट की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेरियम सल्फेट है, थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, बेरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में, हमने इसको पानी में गोते दिए, डुबोया, हमें मिला बेरियम आयन एक्वस पानी के अंदर, हमें मिला सल्फेट आयन पानी के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी कैसी इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को, किसी भी आयनिक कंपाउंड को, या एक चीज समझ लें, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आयोनाइजेशन इज अ, क्यों? क्योंकि भाई जैसे ही आयंस बनेंगे सॉल्यूशन में बनेंगे, तो सॉल्यूशन में आयंस क्या स्टेशनरी होंगे या मूविंग होंगे? आयंस मूविंग होंगे कि स्टेशनरी होंगे? मूविंग होंगे। मूविंग होंगे तो एक पॉजिटिव आयन जब जैसे नेगेटिव आयन के नजदीक आएगा तो रिकंबाइन हो सकते हैं। तो आयनाइजेशन हमेशा क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब क्या हुआ, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी में कम डिसॉल्व होगा। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। हम इसकी कैसी इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा, कैसी एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट क्या है, बेरियम आयन इनटू सल्फेट आयन डिवाइडेड बाय क्या, बेरियम सल्फेट। इसी तरह से ही करेंगे अप टिल हियर, सेम सीक्वेंस, ठीक है। अब क्या चीज है, जब आपने इस स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट को पानी में डिसॉल्व किया तो क्या इसकी पूरी अमाउंट पानी में डिसॉल्व हो जाएगी या थोड़ा सा होगा? थोड़ा सा होगा, तो थोड़ा सा सॉलिड बच जाएगा, थोड़ा सा सॉलिड बच जाएगा। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि वो सॉल्यूशन जो बचा हुआ या जो सॉलिड प्रिसिपिटेट फॉर्म में आपके पास सॉल्यूट मौजूद है उसको फर्दर डिसॉल्व कर सकेगी कि नहीं? नहीं कर सकती। यानी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड बेरियम सल्फेट क्या होगी, कांस्टेंट होगी या अनचेंजेबल होगी? रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। वैसे तो ये आयनाइज पार्ट भी कांस्टेंट होगा, पर हमने ये तो मालूम करना है। तो इसकी कंसंट्रेशन जो है, ये जो अनडिसोसिएटेड, जो अनडिसॉल्व्ड, जो आपका सॉलिड जो बचा हुआ है, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, तो जितने बेरियम सल्फेट ने आयनाइज होना था वो हो चुके, जितने बेरियम सल्फेट ने कंबाइन होकर बेरियम सल्फेट वापस बनाना था वो भी बना चुके। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या है, सेम है। तो हमने कैसी में पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कंसंट्रेशन सेम होती है कि कांस्टेंट होती है? तो इसकी जो डिसॉल्व्ड और अनडिसॉल्व्ड साल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी कंसंट्रेशन दोनों की क्या होगी, कांस्टेंट। अभी हम इस स्टेज पे सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। तो इधर हो जाएगा Kc इक्वल्स टू बेरियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है। नीचे क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो Kc इनटू ये K नॉट नया कांस्टेंट है, दे बोथ आर इक्वल टू Ksp, दे बोथ आर इक्वल टू Ksp, ठीक है। तो Ksp किसके बराबर है, Ksp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन
एंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, ये आपका KSP है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे बेटा? अब देखिए यहां पे क्या चीज है, यहां पे जैसे केसी में था कि प्रोडक्ट्स के नीचे रिएक्टेंट थे, तो उसका यूनिट हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, क्योंकि अगर मोल सेम थे, इक्वल थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो यूनिट क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता। इसका हमेशा कोई ना कोई यूनिट रहेगा, क्योंकि इसको यूनिट कैंसिल करने वाला नीचे कोई है ही नहीं, यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और इसका जो कम से कम यूनिट होगा, क्योंकि 2 मोल इन्वॉल्व नहीं, तो मोल स्क्वायर DM पावर 6 होगा, पर DM पावर 6, यानी कम से कम जो KSP का यूनिट होगा। यानी इसको पहली बात, KSP है क्या? व्हाट इज KSP? हियर इसमें KSP इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कि इस इक्वेशन में जो KSP है इट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कैन बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करें? कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ किसकी प्रोडक्ट है? आइंस की प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, कंसंट्रेशन ऑफ ऐसे कर लें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, नेगेटिव आइंस रेज्ड ओवर सम कोएफिशिएंट्स, या ओवर सम एक्सपोनेंट कर लें, जो कोएफिशिएंट होगा एक्सपोनेंट्स एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इज कॉल्ड KSP, और इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है, जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है, उस वक्त हम इसकी अनडिजोल्व की बात नहीं करें, हम किसकी बात करें? डिजोल्व आइंस की, कि इनकी आयनिक प्रोडक्ट क्या है, इनकी आयनिक प्रोडक्ट क्या है। सिंपली इसको देखें जरा, अगर जो है आपके पास इसका 1 मोल था, ठीक है, उसमें ये जो पानी में डिजोल्व हुआ वो 0.1 मोल हुआ। कितना हुआ? 0.1 मोल। मुझे बताएं इसकी वो क्या होगी, KSP क्या होगी? हमारे पास 1 मोल था, ठीक है, तो 1 मोल में जस्ट 0.1 मोल डिजोल्व हुआ है, ठीक है, तो KSP क्या होगी? सिंपल सी बात है, हाँ देखिए 1 मोल बेरियम सल्फेट से 1 मोल बेरियम का 1 मोल इसका बन रहा है, तो 0.01 से कितना बनेगा? 0.01। तो इन दोनों की प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? KSP कहेंगे। 0.1 इंटू 0.1, 0.1 फॉर दिस, 0.1 फॉर दिस, तो ये हो जाएगा 0.01। ठीक है, ये आपकी KSP है। यानी जितनी भी आयनिक कंसंट्रेशन होगी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ख्याल रखना है कि मोल्स कितने बन रहे हैं। वो जो आगे हम कोएफिशिएंट लगाएंगे वो किधर चला जाएगा? पावर में। वो किधर चला जाएगा? पावर में। एक और छोटी सी बात करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि KC को यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर KSP को हमेशा कोई ना कोई यूनिट होगा, क्योंकि उसको कैंसिल करने के लिए कोई इसे डिवाइड नहीं कर रहा। और कम से कम यूनिट क्या होगा KSP का? मोल स्क्वायर DM पावर -6 होगा, कम से कम ये होगा। अगर यानी 1 मोल पॉजिटिव आयन और 1 मोल नेगेटिव आयन बनता है तो यूनिट हो ये होगा। अगर 1 मोल ये 2 मोल ये, तो फिर यूनिट क्या हो जाएगा? मोल क्यूब DM पावर 9 हो जाएगा, मोल क्यूब DM पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 फिक्स हो तो ठीक है। अगर दोनों दो है तो फिर क्या होगा? मोल पावर 4 हो जाएगा और DM पावर कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। ठीक है, -12 क्या, सॉरी 12 ऊपर ले आता तो -12 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि जैसे हमने KC में पढ़ा था कि KC जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से चेंज होता है। KSP भी जो है वो टेम्परेचर से चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से, क्या आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी? तो जितने आयंस ज्यादा डिसॉल्व होंगे तो आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाए। तो KSP टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा और टेम्परेचर कम करने से कम होगा। और KSP का वैल्यू भी फिक्स होता है। अगर आप टेम्परेचर फिक्स रखते हो तो वैल्यू क्या होगा? फिक्स होगा। अगर आप टेम्परेचर वेरी करते हो तो वैल्यू वेरी करेगा।
ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। कल इसके जो थोड़ा सा पार्ट रह गया वो करेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले स्टेज में जो बुक के प्रॉब्लम है वो करेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। और मैं भी कल से कर ले मॉर्निंग में क्लास, आज करते हैं कुछ